everyone, I hope all of you are doing well. आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, उन्हें बहुत ब्रीफली डिफ़ाइन करूँगी अलॉन्ग विद डिफरेंट एग्जांपल। सोशियोलॉजी को अगर हम साइंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं, अगर हम इसके लिए साइंस का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है दैट वी गो टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमेना। हम इसमें रिसर्च कर रहे होते हैं, हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम को ऑप्ट करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, उसे कंसीडर करते हुए उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं, मीन्स डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं सो डैट वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स, ताकि हम डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुंच सकें, हम किसी एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, या एटलीस्ट उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। रिसर्च के अंदर हम जब डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे अगर कोई भी रिसर्च करने वाले हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सब का डाटा ले सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची यूनिवर्सिटी में तालीम के मयार को चेक करने के लिए वहाँ पे अगर रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट का डाटा ले सकें। इसका आसान तरीका क्या होता है कि आपके पास जितनी भी जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है, यानी कि वो पॉपुलेशन जिस पे आप रिसर्च करने वाले हैं, जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, उसमें से एक ख़ास प्रोपोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और देन उस पर आप डाटा कलेक्ट करके, उस पर रिसर्च करके, और जो भी कंक्लूजन आता है उसे ओवरऑल उस टारगेटेड पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। और ये जो एक ख़ास प्रोपोर्शन को आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ले रहे होते हैं, इस प्रोसेस को आप सैम्पलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यूनिवर्सिटी क्लासरूम की बात की जाए, तो पूरी क्लास होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में 100+ स्टूडेंट्स भी हैं अगर, तो टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्लास के एक एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सके। टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में CRs बना देते हैं, मींस क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो टीचर के मैसेजेस स्टूडेंट्स तक कॉन्वे करता है, और स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम या इशू होता है वो टीचर्स तक कॉन्वे कर रहा होता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव पूरी ओवरऑल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिमिलरली सैम्पलिंग में ये एक ऐसा प्रोसीजर है, सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर, जिसमें आपकी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिस पे आप रिसर्च करने वाले हैं, उसमें एक ख़ास प्रोपोर्शन को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो जो ख़ास प्रोपोर्शन आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे CR एक रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल वैसे ही वो ख़ास प्रोपोर्शन एक सैम्पल कहलाता है, और वो सैम्पल ओवरऑल टारगेटेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो सैम्पल है, मींस एक ख़ास प्रोपोर्शन को लार्जर पॉपुलेशन में से बाहर निकालना, इसका तरीक़ाकार सैम्पलिंग है। और इस सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ टॉपिक के अकॉर्डिंग और डिफरेंट डायमेंशंस को देखते हुए अपने लिए एक ख़ास सैम्पलिंग मेथड को सिलेक्ट करता है, या फिर जो टॉपिक पे सैम्पलिंग मेथड सूट कर रहा होता है उसे सिलेक्ट करके और उस पर काम किया जा रहा होता है। तो सैम्पलिंग के डेफिनेशन तो समझ आ गई, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके थ्रू आप ओवरऑल टारगेटेड पॉपुलेशन में से कुछ एक ख़ास प्रोपोर्शन को निकालते हैं, और वो प्रोपोर्शन आपका सैम्पल कहलाता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिससे आप डाटा कलेक्ट करके और उसे ओवरऑल टारगेटेड पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। सैम्पलिंग की दो मेन टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इनकी फर्दर आगे सब टाइप्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी अगर सैम्पलिंग की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है, मींस चांसेस। ये वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें रिस्पोंडेंट्स के पास, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है वो लोग जिनसे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, उन्हें रिस्पोंडेंट्स कहा जाता है। और ये वो मेथड है जिसमें रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं टू गेट पार्टिसिपेशन इन दी डाटा कलेक्शन, टू गेट पार्टिसिपेशन इन दी रिसर्च एज रिस्पोंडेंट्स। ये वो तरीक़ेकार है, और इसमें आगे जो 4 सब टाइप्स मौजूद हैं, ये वो तरीके हैं जिसमें
हर किसी रिस्पोंडेंट के पास टारगेटेड पॉपुलेशन में से इक्वल चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएं। अब इसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल के पास इक्वल और सेम पार्ट होता है, सेम चांस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉटरी। अब लॉटरी में अगर आप देखें तो जिन भी लोगों की लॉटरी निकलने वाली है, एक मिसाल है कि वो सारे के सारे मौजूद हैं और उन सब के पास इक्वल चांसेस हैं कि किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, यानी कोई ख़ास इंडिविजुअल नहीं है जिससे रेलेवेंट लॉटरी निकलेगी। इसी तरह कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप सिंपली टारगेटेड पॉपुलेशन में से अपना सैम्पल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू टीचर आया, जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। अगर एक न्यू टीचर है और क्लासरूम में आप ये देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा है, वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो आप जाएं क्लास में और जाके आप रैंडमली किसी से भी पूछना स्टार्ट कर दें अबाउट द टीचर, आप फीडबैक लेना स्टार्ट कर दें। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, जहाँ पे आपने सिंपली लोगों से अपनी मर्ज़ी से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हर किसी के पास इक्वल चांसेस हैं, किसी को भी मौका मिल सकता है रिस्पोंडेंट बनने का। दूसरी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप बात कर रहे होते हैं हाउस होल्ड्स की, आप बात कर रहे होते हैं बड़े बड़े क्लस्टर्स की। मींस आप एक सिंगल एंटिटी की बात नहीं करते हैं, आप बड़े पैमाने पे चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे होते हैं, आप हाउस होल्ड की बात कर रहे होते हैं। नाम से पता चल रहा है क्लस्टर। मिसाल के तौर पर अगर आपने पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से कोई रिसर्च करनी है, तो आप एक स्ट्रीट में जाते हैं, वहाँ से 10 घर सेलेक्ट करते हैं, वो 10 घर आपका एक क्लस्टर होगा। आप दूसरी स्ट्रीट में जाते हैं, वहाँ पे 10 घर सेलेक्ट करते हैं, वो 10 घर आपका एक क्लस्टर होगा। आप रोड क्रॉस करते हैं, आगे से 10 घर लेते हैं, वो 10 घर आपका एक क्लस्टर होगा। मीन्स यहाँ पे क्लस्टर का मतलब एक इंडिविजुअल नहीं है। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो भी रिस्पोंडेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे वो हर कोई एक एक इंडिविजुअल होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो हाउस होल्ड्स होंगे, वो एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी, आप सिंगल की बात नहीं करते, इसीलिए इसका नाम ही क्लस्टर सैम्पलिंग है। और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो इदारे हैं या जो बड़ी बड़ी NGOs हैं जिनके पास अच्छे खासे फंड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स बेयर कर सकते हैं, तो वो लोग ये रिसर्च करते हैं, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा चीज़ों को कम कंसीडर करके रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास टाइम, एक्सपेंडिचर्स, फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज, ये सब होना लाजमी है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप एक ख़ास सिस्टम, एक ख़ास इंटरवल के तौर पे चलते हैं। मीन्स एक ख़ास n होता है, n मीन्स नंबर, यानी कि आप जो भी आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है उसमें से कोई एक ख़ास इंटरवल सेलेक्ट करते हैं और उस इंटरवल के अकॉर्डिंग, और इसका भी तरीक़ेकार होता है, अभी जस्ट ब्रीफली हम डेफिनेशंस को देख रहे हैं। तो वो जो इंटरवल होता है, मीन्स वो जो नंबर होता है, वो गैप्स होते हैं और उस गैप से आप मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा n यानी मेरा इंटरवल अगर 10 आया है और मैं जहाँ भी रिसर्च करने वाली हूँ, तो वहाँ पे हर 10वां मेंबर मेरा सैम्पल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाउस होल्ड्स पे अगर किसी भी घरों से अगर डाटा कलेक्ट कर रही हूँ किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हर 10वां घर जो होगा, जो 10th नंबर पे जो घर आ रहा होगा, वो मेरा सैम्पल होगा। मीन्स इसमें आप इक्वल इंटरवल के तौर पे चलते हैं और वो जो इंटरवल होता है वो आपका गैप होता है और उसी गैप के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं। देन फोर्थ वन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें ये होता है कि आप कुछ खास पैरामीटर्स सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स आप रिसर्च को डिज़ाइन करते हुए प्री डिफाइंड पैरामीटर्स को डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारी रिसर्चेस देखी होंगी या शायद फॉर्म से फिल किए हों, जिसमें एक इंटरवल दिखाया जा रहा होता है, एक पैरामीटर सेट किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे पैरामीटर सेट कर दिए एज के अकॉर्डिंग, तो मैं लिखूँगी एज फ्रॉम 12 to 16, देन फ्रॉम 17 to 20, देन फ्रॉम 21 to 24। तो ये जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं ये स्ट्रेटा होंगे। इसी तरह से अगर मैं किसी की सैलरी के बारे में अगर कोई क्वेश्चनियर बनाया और सैलरी के बारे में पूछ रही हूँ, तो वो इस तरह से होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सैलरीज, वो लोग जो कि जिनकी इनकम 10,000 से 20,000 है वो एक तरफ, वो लोग जिनकी इनकम 20 से 30,000 है वो एक तरफ। मीन्स यहाँ पे आप स्ट्रेटा यानी कि आप एक ख़ास
नंबर के अकॉर्डिंग, एक ख़ास पैरामीटर के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल स्ट्रेटिफाइड। सेकेंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसमें नेम से मेंशन हो रहा है कि अनलाइक प्रोबेबिलिटी, इसमें जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट्स को इक्वल चांस नहीं दे रहा होता। मीन्स जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसके रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांस नहीं होता टू गेट सिलेक्टेड इन दी डाटा कलेक्शन। इसमें भी 4 टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में नाम से पता चल रहा है कि इसमें रिसर्चर कैन एक्सेस अ रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। रिसर्चर को लगता होगा कि जहाँ पे उसके लिए कन्वीनियंट है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लोगों से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर स्टैंडिंग एट अ मॉल एंड आस्किंग पीपल क्वेश्चंस। अब आप एक मॉल पे गए और वहाँ पे आपने लोगों से रैंडमली क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, सो अपनी कन्वीनियंस देखिए। देन बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग की। जजमेंटल में researchers reject the individuals who do not fit a particular profile when creating the sample. रिसर्चर हर रिस्पोंडेंट को इक्वल चांस नहीं दे रहा, बल्कि कुछ इंडिविजुअल जो उसको लगता है कि वो उसकी एक ख़ास क्राइटेरिया, उसकी एक ख़ास पर्पस या उसकी पर्टिकुलर प्रोफाइल में फ़िट नहीं होते, वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है और अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपनी टारगेटेड ऑडियंस से, अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप गौर करें तो ये जो 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग है ये इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिस्पोंडेंट्स के पास इक्वल चांसेस नहीं है, और दूसरी चीज़ रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस देख रहा है। जहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे, अपनी ओपिनियंस यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें एम्पिरिकल कम होती हैं। सो दीज टू अकॉर्डिंग टू मी आर नॉट वेरी वैलिड एंड ऑथेंटिक। पर फिर भी कुछ ऐसे रिसर्चेस, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको इतना डर नहीं होता कि आप अगर सब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो आपके कंक्लूजन्स प्रॉपर ड्रॉ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी मॉल में जाके लोगों से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह की जो रिसर्चेज होती हैं उनके लिए इस टाइप की सैम्पलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग की। ये सैम्पलिंग आप तब यूज़ करते हैं जब आपका टॉपिक कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो सैम्पल्स होते हैं या जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए, वो बहुत दे आर वेरी रेयर टू फाइंड। मिसाल के तौर पे आप रिसर्च करने वाले हैं टेररिस्ट पे। अब आपको नहीं पता कि टेररिस्ट कौन है, या कोई टेररिस्ट खुद आकर आपसे नहीं कहेगा कि मैं टेररिस्ट हूँ, आपको डाटा कलेक्ट करना, डाटा देना स्टार्ट कर देगा। आप स्मगलर्स पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो कुछ इस टाइप के टॉपिक्स जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, इनमें फिर आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं। इसीलिए इसका नाम स्नो बॉल है। मीन्स एक बॉल है जिसमें स्नो ऐड होती रहती है और वो बॉल का साइज़ बड़ा होता रहता है। बिल्कुल वैसे ही इसमें नेटवर्क चाहिए होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लोग एक दूसरे के लिंक्स के थ्रू जो डाटा है उस तक पहुंच जाते हैं या जो डाटा है उसे कलेक्ट कर पाते हैं। देन बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। कोटा का वर्ड तो आपने अक्सर सुना है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के दौरान भी कुछ स्टूडेंट्स का कोटा होता है। तो इसमें यू कुड डिवाइड द पॉपुलेशन बाय द स्टेट दे लिव इन, इनकम और एजुकेशनल लेवल। मीन्स कुछ खास आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं और कोटा होता है, लेकिन हर किसी के पास यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं है। एक ख़ास कोटा है और उस कोटा के अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट्स जो है वो दे गेट देयर पार्टिसिपेशन इन दी रिसर्च। तो दिस वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि सैम्पलिंग क्या होती है और इसकी डिफरेंट कौन कौन सी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग more detailed videos on social research methods. I hope it helped. Thank you.